बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कावर रियाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैश फीड प्लांट और पैलेट फीड प्लांट के मुतालिक बताया था। आज लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको बताऊंगा मैश फीड और पैलेट फीड के आगे दो सिस्टम होते हैं। एक होता है प्री ग्राइंडिंग सिस्टम, एक होता है पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम। तो मैं दोनों सिस्टम्स को वन बाय वन डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम प्री ग्राइंडिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। प्री ग्राइंडिंग मीन दैट एवरी रॉ मटेरियल इज़ ग्राइंड सेपरेटली एंड कंटिन्यूसली। सादा लफ्ज़ में आपको बताऊँ तो प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में हम सब जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो फीड के अंदर आते हैं, जो ज़रूरी रॉ मटेरियल हैं, जैसे वेजिटेबल प्रोटीन मील्स हो गए और ग्रेन्स वगैरह हो गए हमारे, इनको हम अलग अलग हम इसको हर मटेरियल को ग्राइंड करते हैं और अलग अलग इन सब चीज़ों को हम एक बिन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अगर मैं इसके प्लांट की बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे ड्रम क्लीनर के ज़रिए। उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड के बाद हम इसको अगर पाउडर को क्लीन करना है, पाउडर क्लीन करने के बाद उसको हम फिर बिन में के अंदर स्टोर कर लेंगे। बिन के बाद हम इसका वेट कर लेंगे हर मटेरियल का अलग अलग अकॉर्डिंग टू फार्मूला। उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग के बाद पैलेटिंग के बाद वाइब्रो की साइड पे जाएगा। वाइब्रो से फिर ये पैकिंग की तरफ चला जाएगा। इसका ये प्लांट की डायग्राम है प्री ग्राइंडिंग सिस्टम की। प्री ग्राइंडिंग सिस्टम के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। मैं प्री ग्राइंडिंग सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को वन बाय वन डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो नाज़रीन, प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में मैं सबसे पहले जो इसके एडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस करूँगा। पहला है मशीन डाउन टाइम। प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में आपके ग्राइंडर अगर ख़राब हो जाए तो आपकी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। उसकी वजह ये है कि हम इसको हर मटेरियल को अलग-अलग ग्राइंड करके बिन के अंदर फिल कर रहे होते हैं। हर बिन तकरीबन अगर 10-10 टन के बिन हैं, तो अगर ग्राइंडर आपका ख़राब हो जाता है, आप उसको मेंटेनेंस जब करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी, क्योंकि बिन के अंदर जो मवाद स्टोर है आपका, उससे आप अपनी बैचिंग कर रहे हैं, फीड बना रहे हैं। तब तक जो फोरमैन होते हैं, मैकेनिकल फोरमैन, वो अगर ग्राइंडर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको जल्द से जल्द वो ठीक कर लेते हैं, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो तो उस दौरान आपकी जो बैचिंग है या आपकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं रुकेगी ग्राइंडर की वजह से। जो दूसरा पॉइंट है इसका, ईजी इन ऑपरेशन। ये बहुत ही आसान होता है इसको और इस जो प्री ग्राइंडिंग सिस्टम इसको रन करने के लिए, और इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है और प्रोडक्शन पे असर भी नहीं पड़ते, मनफी असरात नहीं पड़ते। मिसाल के तौर पे अगर आपने आज लेयर की फ़ीड बनाई है और कल आपने ब्रायलर की फ़ीड बनानी है, तो अगर आपका जो प्लांट है वो 12 घंटे चलता है और 12 घंटे के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है लेबर की, तो आप ग्राइंडिंग वाली जो लेबर है वो चंद बंदे होंगे, उनको आप रोक लेंगे और आप उनको ग्राइंडिंग करवा के बिन फिल कर लेंगे। जब नेक्स्ट डे जब प्रोडक्शन शुरू होगी तो बैचिंग वाले आएंगे या पैलेट कंट्रोल रूम वाले आएंगे और दूसरे वो पैकिंग वाले बंदे आएंगे या मज़दूर वगैरह, जो भी जितने भी सारी लेबर आएगी, तो वो ये इंतज़ार नहीं करेगी मटेरियल ग्राइंड हो, बिन फिल हो, फिर हम प्रोडक्शन शुरू करें, क्योंकि मटेरियल ग्राइंड हो चुकी हैं और बिन सारी फिल हो चुकी हैं। तो उसके बाद आप सुबह जैसी लेबर आएगी आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो वो बहुत ही आसान होता है इस प्लांट को चलाना। और तीसरा है इन कंडीशन ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम। बाज़ जगहों पर एनर्जी का बहुत प्रॉब्लम होता है वोल्टेज की वजह से। अब जो पैलेट मशीन है इसमें जो हैवी मोटरें लगी होती हैं और उसके बाद ग्राइंडर की भी मोटर हैवी होती है। बाज़ का ये दोनों मोटरें एक साथ नहीं चल सकती, तो आप क्या करते हैं, आप पहले ग्राइंडिंग कर लेते हैं, सारे बिन्स को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आप पैलेट मशीन चला देते हैं। इस तरह आप बैचिंग भी कर लेते हैं और ग्राइंडिंग भी कर लेते हैं लो वोल्टेज में। तो ये बाज़ का जगहों पे होता है, ज़्यादातर नहीं होता। वैसे इसका ये इस प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में ये फ़ायदा है, हम ग्राइंडर रोक के पैलेट मशीन आराम से चला सकते हैं और फिर पैलेट मशीन बंद करके हम ग्राइंडिंग करके फिर दोबारा बिन फिल कर लेंगे और फिर दोबारा पैलेट मशीन चला देंगे। चौथा पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ स्क्रीनिंग एज प्रोडक्ट एंड यूनिफॉर्म लोड ऑन हैमर। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनिंग का बता देता हूँ। प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में आप हर मटेरियल को अलग अलग ग्राइंड करते हैं, तो इसलिए आप उसको हर मटेरियल को अलग अलग देख सकते हैं कि आया कि उसकी जो ग्राइंडिंग है वो यूनिफॉर्म है या नहीं है, आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप उसकी जो ग्राइंडर की जालियाँ होती हैं उसको चेंज करेंगे। तो अगर उसमें कोई ग्राइंडर में कोई ऐसा मसला आ रहा है कि उसकी जालियाँ लीक हैं या फटी हुई हैं, उससे जो ग्राइंडिंग है वो फाइन नहीं हो रही, तो आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे फ़ौरन। और दूसरा जो लोड है हैमर पे वो बराबर लोड पड़ेगा, क्योंकि एक ही मटेरियल हैमर के अंदर आ रहा है। कोर्न है तो कोर्न ही उसके हैमर के ऊपर आ रही है, तो हर जगह पे कोर्न ही उसके जो ग्राइंडर की दीवार है वहाँ ग्राइंड हो रही है, तो जो हैमर का लोड होगा वो बराबर होगा और इस तरह हैमर की जो लाइफ है वो ज़्यादा होगी। तो नाज़रीन, प्री ग्राइंडिंग सिस्टम के अब डिसएडवांटेजेस का हम जिक्र करेंगे। तो पहला है इंक्रीज़ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। जब आप प्री ग्राइंडिंग सिस्टम
बनाते हैं तो इसमें आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बड़े बड़े बिन्स बनाने पड़ते हैं स्टोरेज के लिए, और हर मटेरियल के लिए आपको अलग अलग बिन्स की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा आपको पाउडर क्लीनर के लिए आपको ड्रम क्लीनर और मैग्नेट वगैरह भी लगाने पड़ते हैं, ताकि पाउडर को भी हम क्लीन कर लें। उसके बाद जो ऐसे मटेरियल जो जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है वो ग्राइंड नहीं हो सकते, उनको भी आप बाईपास करने के लिए इसी ड्रम क्लीनर और मैग्नेट से गुजारते हैं। तो जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो इसलिए बढ़ जाती है। फिर बिन कैपेसिटी, मिसाल के तौर पे जो ग्रेन्स हैं, अगर एक बिन के अंदर, एक ज़ख़ीरे के अंदर वो 100 किलो आ जाते हैं बग़ैर ग्राइंड किए हुए, अगर उसको हम ग्राइंड करेंगे तो वो 75 केजी ही आएंगे, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो बिन की जो स्टोरेज होती है वो कम हो जाती है। प्री ग्राइंडिंग सिस्टम का जो तीसरा पॉइंट है वो है नॉट पॉसिबल ग्राइंडिंग ऑफ फाइबर्स मटेरियल। प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में आप कम डेंसिटी और हाई फाइबर वाले मटेरियल को आसानी से ग्राइंड नहीं कर सकते, और इसलिए हम, जैसे मिसाल के तौर पर राइस पॉलिश वगैरह है, इसको हम बगैर ग्राइंड किए ही हम इसको पाउडर क्लीनर, ड्रम क्लीनर से गुजारते हुए बिन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। प्री ग्राइंडिंग सिस्टम का जो चौथा पॉइंट है वो है फ्लोबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जो ग्राइंड किए हुए इंग्रेडिएंट्स होते हैं पाउडर की सूरत में, वो मॉइस्चर रिलीज़ करते हैं बिन के अंदर। तो जो बिन की दीवारें होती हैं, अगर वो उनमें रंग की सही कोटिंग नहीं की हुई होगी तो उसके अंदर, बिन के अंदर जंग लग के बिन ख़राब हो सकते हैं आपके। तो नाज़रीन, अब हम पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। पोस्ट ग्राइंडिंग इज़ द ग्राइंडिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स इन अ बैच प्रोसेसिंग। सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा तो पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में हम सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा वज़न करके उसके बाद हम ग्राइंड करते हैं। और जो प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में हम ये करते थे कि पहले हम सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स होते थे उनको अलग अलग ग्राइंड करके बिन के अंदर स्टोर करते थे। मगर पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में हम सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा वज़न करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और उसके बाद हम उसको ग्राइंडिंग करके आगे मिक्सर की तरफ भेजेंगे। तो पोस्ट ग्राइंडिंग जो सिस्टम है, इसकी जो डायग्राम होगी, जो इसका प्लांट होगा, सबसे पहले हम रिसीविंग करेंगे जितने भी बिन्स होंगे, जितने भी हमने बिन बनाए होंगे, वो वेजिटेबल प्रोटीन मील, एनिमल प्रोटीन मील्स और वेजिटेबल बाय प्रोडक्ट और ये ग्रेन्स वगैरह सबको हम रिसीव करके हम उसका वज़न कर लेंगे स्केल पर। स्केल के बाद उसको हम क्लीनिंग करेंगे ड्रम क्लीनर के अंदर, सारा ये मटेरियल जाएगा। क्लीन होने के बाद फिर ये ग्राइंडिंग की तरफ जाएगा। ग्राइंडिंग के बाद फिर ये मिक्सिंग की तरफ जाएगा। मिक्सिंग के बाद फिर ये पेल्टिंग के बाद फैब्रो के बाद पैकिंग की तरफ चला जाएगा। ये है पोस्ट ग्राइंडिंग का प्लांट का स्ट्रक्चर। अब तो नाज़रीन, पोस्ट ग्राइंडिंग, प्री ग्राइंडिंग की तरह पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इनको मैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके जो एडवांटेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला है डिक्रीज़ प्रोजेक्ट कॉस्ट। पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में आपकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। एक तो इसमें आपको जो बिन्स हैं वो बड़े बड़े बिन्स नहीं बनाने पड़ेंगे, और दूसरा इसमें यह है कि आपको जो अलग से एक सिस्टम बनाना पड़ता था प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में, क्योंकि जो हाई फाइबर वाले मटेरियल ग्राइंड नहीं होते उनके लिए आपको अलग एक ड्रम क्लीनर, मैग्नेट वगैरह और एक अलग से एलिवेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी बाईपास के लिए। तो इसमें आपको क्या होगा, आप एक ही ड्रम क्लीनर से वो काम ले रहे होंगे, क्योंकि सारे मटेरियल एक ही जगह वज़न होकर एक ही जगह ही ग्राइंड हो रहे हैं, तो आपको अलग से एक बाईपास सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है बिन कैपेसिटी। प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में आपकी जो बिन की कैपेसिटी वो कम हो जाती थी, जबकि ग्रेन की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वॉल्यूम कम होता है, तो इस वजह से जो बिन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में। तो तीसरा है ग्राइंडिंग ऑफ फाइब्रस मटेरियल। हाँ, प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में आपको जो फाइबर वाला मटेरियल होता है वो ग्राइंड करने में आपको मुश्किल होती थी और ग्राइंड नहीं होता था, जबकि पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में जो हाई डेंसिटी वाले ग्रेन मटेरियल हैं, जैसे ग्रेन्स वगैरह हो गए और ये आपके वेजिटेबल प्रोटीन मिल्स हो गए, तो ये अपने साथ जब इनमें आप जो मिक्स करेंगे राइस पॉलिश वगैरह या ऐसे मटेरियल जिनका फाइबर ज़्यादा है, तो वो जब ये ग्राइंड होकर सीव से बाहर निकलेंगे, जाली से बाहर निकलेंगे, तो इन जो लो डेंसिटी और हाई फाइबर वाले मटेरियल इनको भी अपने साथ बाहर लेके आ सकते हैं। तो ये हाई फाइबर वाला जो मटेरियल है ये आसानी से ग्राइंड हो सकता है पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में। पोस्ट ग्राइंडिंग का जो चौथा पॉइंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग टेक्सचर। पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में आप ग्राइंडिंग के टेक्सचर को बखूबी जायज़ा ले सकते हैं और उसको मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ग्राइंड कर सकते हैं मटेरियल को, क्योंकि इसमें सारे मटेरियल एक ही दफ़ा ग्राइंड होने पहले से ग्राइंड शुदा नहीं है। तो अगर आप फिनिशर फीड बना रहे हैं तो उसकी आपने 4 mm की जाली लगाई हुई है ग्राइंडर की, तो वो फिनिशर फीड ख़त्म हो चुकी है, तो अब आपने स्टार्टर फीड बनानी है, तो उसकी आपको
आपको 3 mm की जाली चाहिए मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप वो 3 mm की जाली लगाएंगे और प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह आपकी जो मार्केट है वो बेहतर से बेहतर होगी, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वही आप उसको चीज़ दे रहे हैं। तो प्री ग्राइंड सिस्टम में ये था कि आप पहले से बिन फिल कर लेते थे। मिसाल के तौर पे आपने ग्राइंड को 4 mm की जाली से गुजारा हुआ है, तो आपने फिनिशर फीड बना रहे हैं, उसके बाद आपने स्टार्टर फीड बनानी है और बिन के अंदर वो कोन मौजूद है जो आपने 4 mm से निकाली थी, और स्टार्टर फीड के लिए आपको 3 mm की जाली से निकली हुई कोन ज़रूरत है। तो आप उस जो कोन है, या तो आप उसको खाली करेंगे बिन को, या फिर आपको मजबूरन वो कोन स्टार्टर के अंदर डालनी पड़ेगी। तो जो पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको आराम से प्रोडक्ट जाली को चेंज करके वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि पहला है इफ़ेक्ट ऑन द प्रोडक्शन। अब पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में सारे मटेरियल को आपने ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग के बाद ही मिक्सर में जाएगा, तो मिक्सिंग के बाद पैलेटिंग में। तो अगर इस दौरान अगर ग्राइंडर ख़राब हो जाए, आपके पास एक दूसरा ग्राइंडर होना चाहिए। अगर वो दोनों ग्राइंडर ये एट अ टाइम ख़राब हो जाएं तो आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है, क्योंकि आपके पास ग्राइंडिंग जो मटेरियल है वो पहले से मौजूद नहीं है, और आपकी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा ग्राइंडर के ख़राब होने से। अनयूनिफॉर्म लोड ऑन हैमर। पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में ग्राइंडर के ऊपर जो लोड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि आप ये एक ही मटेरियल ग्राइंड नहीं कर रहे होते। इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल मिक्स होते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा हाई डेंसिटी के भी होते हैं, कुछ लो डेंसिटी के भी होते हैं। तो जो हैमर की दीवारें हैं या उसके अंदर जो वो शाफ्ट होती है, उसके ऊपर जो ब्लेड्स होते हैं, वो कहीं अगर ज़्यादा हाई डेंसिटी वाले मटेरियल आ जाए और कहीं लो डेंसिटी वाला मटेरियल आ जाए, तो उसका जो शाफ्ट होती है वो अनबैलेंस भी हो सकती है, और इस तरह जो हैमर की लाइफ होती है वो कम हो जाती है, ज़्यादा जल्दी हैमर ख़राब हो सकता है आपका। अच्छा, तीसरा है इन केस ऑफ लो वोल्टेज। अगर बिजली का प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप ग्राइंडर चला सकते हैं तो आपको पैलेट नहीं चला सकते एक टाइम में, तो इस तरह आपकी प्रोडक्शन भी रुक जाएगी, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें ही चलानी है पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में। प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में ये होता था कि आपने एक दफ़ा हैमर चला के सारी जो जितनी भी मटेरियल्स हैं उनको ग्राइंड करके रख लिया है, लेकिन जब पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ग्राइंडिंग करके ही मिक्सर की तरफ भेजना है मटेरियल को। नंबर 4 पे इफेक्ट ऑन फीड फार्मूला। पोस्ट ग्राइंडिंग सिस्टम में सारे मटेरियल एक ही दफ़ा ग्राइंड हो रहे होते हैं, तो उसके बाद ही आपको इसको मिक्सिंग की तरफ लेके जाना है, क्योंकि इनके सबके वज़न हो चुके हैं। तो वो इससे ये होता है कि अगर इसका पाउडर भी लॉस होता है ग्राइंडिंग के दौरान। अगर पाउडर ज़्यादा लॉस हो जाए तो जो आपकी प्रोटीन की वैल्यू है या दूसरी चीज़ों की वैल्यू है, उसमें थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है आपके फार्मूले में। जबकि प्री ग्राइंडिंग सिस्टम में ये होता था कि आपको सारे पहले ग्राइंड करने होते, उसके बाद ही आपको हर एक प्रोडक्ट का वज़न करना होता था। लेकिन इसमें आपके सबसे पहले वज़न तो कर चुके हैं, उसके बाद आपने ग्राइंडिंग करनी है। ग्राइंडिंग के दौरान अगर पाउडर आपका ज़्यादा लॉस हो गया, ज़्यादा उड़ गया, तो उसके बाद आपकी जो फार्मूला है उस पर असर हो सकता है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।